नमस्कार दोस्तों। अपनी पिछली क्लास के अंदर अशोक के चौकदा दीर्घ शिलालेखों के बारे में अध्ययन किया था। आज अपन उसको आगे बढ़ाते हुए लघु शिलालेखों के बारे में अध्ययन करेंगे। लघु शिलालेख। दोस्तों, रूपनाथ लेख में अशोक कहता है कि उसने भूदेवों ब्राह्मणों को मिथ्या साबित कर दिया था। कौन से लेख में? रूपनाथ लेख में। रूपनाथ लेख। दोस्तों, रूपनाथ लेख है, इसमें अशोक ने कहा है कि उसने भूदेव मतलब ब्राह्मणों को मिथ्या साबित कर दिया था। कैप्टन ब्रट ने बाबरू लेख खोदा था। किसने? कैप्टन ब्रट ने। कैप्टन ब्रट ने बाबरू लेख खोदा था। तो बाबरू लेख को किसने खोदा था? कैप्टन ब्रट ने। मास की लेक है जो दोस्तों रायचूर जिला कर्नाटक से मिला है। इसे विडेन ने खोदा था। किसने खोदा? विडेन ने। मास की लेक जो दोस्तों अशोक का मास की लेक है जो कर्नाटक के रायचूर जिले में है। रायचूर जो कहाँ पड़ता है? कर्नाटक के अंदर। उसमें दोस्तों इसको जो मास की लेक है इसको दोस्तों किसने खोजा था? विडेन ने। 1915 में दोस्तों सबसे पहले इसी अभिलेख में अशोक नाम पढ़ा गया था। तो अशोक नाम पहली बार किसमें पढ़ा गया था? मास के लेख में। कब पढ़ा गया था? 1915 में। दोस्तों अब पढ़ते हैं 6 वृत्त स्तंभ लेख। अशोक के 6 वृहत स्तंभ लेख। शम्स सिराज अफीम ने अपनी पुस्तक तारीख फिरोजशाही में कहा है कि फिरोज तुगलक ने टोपरा और मेरठ से 2 स्तंभ मंगवाया। किसकी सहायता से? चरकिया कैपिटसन की सहायता से। ये बात किसने की है दोस्तों? ये शम्स सिराज अफीम। शम्स सिराज अफीम। शम्स सिराज अफीम ने अपनी पुस्तक है तारीख फिरोजशाही। तारीख फिरोजशाही। ये फिरोज शाह शासन काल के बारे में किताब लिखी गई थी। शम्स सिराज अफीम ने अपनी पुस्तक तारीख फिरोजशाही में ये बताया है कि फिरोज तुगलक ने, जो फिरोज तुगलक था इसके टाइम शासन काल ने, इसने टोपरा एवं मेरठ से 2 स्तंभ मंगवाया। और इन मेरठ को दोस्तों जो मेरठ का जो शिलालेख है उसको कुशक के शिकार में स्थापित किया। कहाँ पे किया? कुशक शिकार में स्थापित किया। शिकार में स्थापित किया इसको। मेरठ जो मेरठ का शिलालेख इसको कुशक के शिकार में स्थापित किया। तो दोस्तों शम्स सिराज अफीम ने अपनी पुस्तक तारीख फिरोजशाही में ये बताता है कि फिरोज तुगलक ने टोपरा एवं मेरठ से 2 स्तंभ मंगवाया। और मेरठ का जो शिलालेख है, ये मेरठ का जो शिलालेख है उसको कुशक के शिकार में स्थापित किया। एक है दोस्तों दिल्ली टोपरा। पहले था टोपरा और मेरठ, अब पढ़ते अपन दिल्ली टोपरा। दोस्तों इसे फिरोजशाह की लाट, भीमसेन की लाट, दिल्ली शिवालिक लाट भी कहा जाता है। क्या क्या कहा जाता है इसको दोस्तों? दिल्ली टोपरा शिलालेख को दोस्तों फिरोजशाह की लाट, फिरोजशाह की लाट, भीमसेन की लाट और दिल्ली शिवालिक लाट भी कहा जाता है। दोस्तों फिरोज तुगलक ने दोस्तों इस स्तंभ को मीनार जरीन या स्वर्ण स्तंभ कहा है। तो ये क्वेश्चन बनता है कि फिरोज तुगलक ने कौन से स्तंभ को मीनार जरीन कहा है? मीनार जरीन। मीनार जरीन का दोस्तों अन्य नाम होता है स्वर्ण स्तंभ। तो मीनार जरीन दोस्तों किसको कहा गया है? दिल्ली टोपरा को। दोस्तों अशोक के जो सप्त स्तंभ लेख है उसमें क्या क्या बातें वर्णित है उनके बारे में पढ़ते हैं। सप्त स्तंभ लेख में वर्णित बातें, सप्त स्तंभ लेख में वर्णित बातें। तो दोस्तों प्रथम लेख में अशोक कहता है कि राज्याभिषेक के 26वें वर्ष के बाद धम्मलेख लिखा गया। तो अशोक ये प्रथम लेख में क्या कहता है? प्रथम लेख में अशोक कहता है कि राज्याभिषेक के 26वें वर्ष धम्मलेख लिखा गया। क्या? धम्मलेख लिखवाया।
वह माँ मात्र को संबोधित करते हुए कहता है कि धर्मानुसार लोगों का पोषण एवं शासन करो। ये किस में कहे गए? प्रथम लेख में। तो दोस्तों प्रथम लेख में क्या क्या गया है कि प्रथम लेख में अशोक कहता है कि राज्याभिषेक के 26वें वर्ष बाद धम्मलेख लिखोया। वह माँ मात्र को संबोधित करते हुए कहता है कि धर्मानुसार लोगों का पोषण एवं शासन करो। ये किस में कहे गए? प्रथम लेख में। द्वितीय लेख दोस्तों, द्वितीय लेख में अशोक ने एक प्रश्न उठाया कि कीचु धम अर्थात धम क्या है? कीचु धम या कीचु धम मतलब धम क्या है? ये किस में कहा गया? द्वितीय लेख में। इसमें बताता है कि जो धम है ये अल्प पाप, अत्यधिक कल्याण, दयादान, सत्यवादिता, पवित्रता, मर्दता और साधुता ही धम है। तो दोस्तों द्वितीय लेख में अशोक कहता है कि धम क्या है कि कीचु धम कि धम क्या अर्थात धम क्या है। तो इसी में अशोक वापस बताता है कि धम है वो अल्प पाप, अत्यधिक कल्याण, दयादान, सत्यवादिता, पवित्रता, मर्दता और साधुता ही धम है। ये किस में कहा गया? द्वितीय लेख में। तृतीय लेख दोस्तों, तृतीय लेख में अशोक ने 5 आसीनव या पाप बताता है। 5 आसीनव या पाप बताता है। तो 5 पाप या आसीनव क्या क्या है? ये जो क्या धम के मार्ग में बाधक है। ये जो 5 आसीनव ये पाप है ये धम के मार्ग में बाधक है। ये तृतीय लेख बताता है। जो 5 आसीनव क्या क्या है, अशोक क्या क्या बताता है वो बताता है दोस्तों। चंडीय, निठुलिय, क्रोध, मनो और ईर्ष्या। तो दोस्तों तृतीय लेख में अशोक है जो 5 आसीनव या पाप बताता है जो धम के मार्ग में बाधक है। ये जो 5 आसीनव है ये चंडीय, निठुलिय, क्रोध, मनो और ईर्ष्या। ये कौन से लेख बताता है? तृतीय लेख में। अब पढ़ते हैं चतुर्थ लेख। दोस्तों चतुर्थ स्तंभ लेख में रजकुंभ के कार्यों को समर्पित है। किसके कार्यों को समर्पित है? रजकुंभ के कार्यों को। दोस्तों रजकुंभ को दोस्तों अशोक ने 26वें वर्ष अशोक ने न्यायिक अधिकार भी दे दिया। कौन से वर्ष में? 26वें वर्ष में न्यायिक अधिकार भी दे दिया। इसी स्तंभ लेख में कहा गया है कि मैंने दंड समता एवं व्यवहार समता लागू किया। तो कौन से लेख में कहा गया है अशोक का कि मैंने दंड समता एवं व्यवहार समता है वो लागू किया? वो है दोस्तों अशोक के चतुर्थ लेख में। पांचवें लेख में दोस्तों अशोक कहता है कि एक प्राणी का भोजन अन्य प्राणी नहीं हो सकता। पांचवें लेख में अशोक क्या कहता है कि एक प्राणी का भोजन अन्य प्राणी नहीं हो सकता। अंत अशोक कहता है कि मैंने अपने राज्याभिषेक के 26वें वर्ष जीव का वेद है वो निषेध कर दिया। 26वें वर्ष क्या किया अशोक ने? जीव की हत्या निषेध कर दी दोस्तों। वह किस में कहा गया? 5वें लेख में। तो दोस्तों 5वें लेख में अशोक कहता है कि एक प्राणी का भोजन अन्य प्राणी नहीं हो सकता। अंत अशोक कहता है कि मैंने अपने राज्याभिषेक के कौन सा वर्ष? 26वें वर्ष में जीव वेद है वो निषेध कर दिया। छठे लेख में दोस्तों अशोक कहता है कि सभी संप्रदायों व जनता का सुख व हित की कामना करता है। कि सभी संप्रदायों व जनता का सुख और हित की कामना करता है। इसमें संप्रदाय जनता का हित, सभी संप्रदाय जितने भी संप्रदाय हुए वे जनता का सुख व हित की कामना करता है। ये बात है छठे लेख में। दोस्तों 7वें लेख में अशोक ने दोस्तों प्रजा की हित के लिए किए गए कार्य को लेकर, प्रजा के हित के लिए जो कार्य किए, प्रजा के हित के लिए जो कार्य किए थे, प्रजा के हित के लिए जो कार्य किए वो दोस्तों 7वें लेख में उल्लेखित है। तो इसमें दोस्तों जिसमें प्रति 8 कोस पर कुआं है, सड़कों के किनारे वट वृक्ष है, सरायों का निर्माण है, इन सब का उल्लेख किस कौन से में? 7वें लेख में। अब दोस्तों अपन लघु स्तंभ लेख, लघु स्तंभ लेख दोस्तों सांची, सारनाथ, कौशाम्बी और रुमिंदेई एवं निगिलवास से प्राप्त हुए। तो लघु स्तंभ लेख कहाँ से प्राप्त हो अपन को?
लघु स्तंभ लेक है दोस्तों, ये अपन को सांची, सारनाथ, कौशाम्बी, रुमिंदेई और रुमिंदेई एवं निगलवा, इन सब इस लघु स्तंभ प्राप्त हुए। तो लघु स्तंभ लेके ये सांची, सारनाथ, कौशाम्बी, रुमिंदेई और निगलवा से प्राप्त हुआ है। सांची, सारनाथ एवं कौशाम्बी है दोस्तों, सांची, सारनाथ और कौशाम्बी से लघु स्तंभ लेख संघ भेद से संबंधित है। तो सांची, सारनाथ और कौशाम्बी से जो अपन को स्तंभ लेख मिले हैं ये संघ भेद से संबंधित है। तो संघ भेद से संबंधित लघु स्तंभ लेख कौन कौन से हैं? सांची, सारनाथ और कौशाम्बी। दोस्तों जो कौशाम्बी जो लेक है, स्तंभ लेक है, ये कौशाम्बी है, ये प्रयाग स्तंभ लेक में अशोक की रानी कारोवाकी के दान पुण्य का लेक है। तो कौशाम्बी इसमें लेक में अशोक की जो रानी थी कारोवाकी, उसके दान पुण्य का लोक है। अशोक के अभिलेख में वर्णित ये एकमात्र पत्नी है। इस अभिलेख को सम्राज्ञी का अभिलेख भी कहा जाता है। कौन सा अभिलेख हो? कौशाम्बी को। कौशाम्बी में अशोक की कौन सी रानी का उल्लेख हुआ है? रानी कारोवाकी। तो ये रानी कारोवाकी, इसके दान एवं पुण्य को उल्लेख कौन किसमें है? कौशाम्बी प्रयाग स्तंभ लेख में हुए हैं दोस्तों। इसी अशोक अभिलेख में ये एकमात्र पत्नी है जिसमें अभिलेख इसका वर्णन है इसमें। इस अभिलेख को दोस्तों सम्राज्ञी का अभिलेख भी कहा जाता है। और दोस्तों अपन को नेपाल है, नेपाल की तराई से भी दो लघु स्तंभ मिले हैं। नेपाल की तराई से अपन को दो कौन कौन से लघु स्तंभ मिले हैं? एक मिला दोस्तों निगाली सागर, निगाली सागर नेपाल की तराई से मिला है निगाली सागर एक तो, और एक मिला है दोस्तों या इसको निगाली सागर को दोस्तों निगिलवा भी कहते हैं, निगिलवा। और दोस्तों दूसरा अपन को रुमिंदेई या लुम्बिनी लेक मिला है, रुमिंदेई या इसको लुम्बिनी भी कहा जाता है। ये दोनों लेक कहाँ मिले हैं? नेपाल की तराई से। तो दोस्तों जो निगाली सागर या निगिलवा जो लेक है, इसमें अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 14 वर्ष बाद पूर्व बौद्ध कनक मुनि के स्तूप का आकार बढ़ाकर दुगुना कराया। अपन राज्याभिषेक के 20 वर्ष बाद अशोक ने यहाँ स्वयं आकर पूजा स्तंभ स्थापित किया। कहाँ पे? निगाली सागर में। और रुमिंदेई और लुम्बिनी जो लेक है, इसमें अशोक अपने राज्याभिषेक के 20 वर्ष बाद लुम्बिनी आया। कौन सी वर्ष लुम्बिनी अशोक कब आया? कि राज्याभिषेक हो गया था ना इसका, अशोक का राज्याभिषेक के 20 वर्ष बाद लुम्बिनी आया। इस अभिलेख को आर्थिक अभिलेख भी कहा जाता है। भाग बल्ली नामक करुण का उल्लेख है। तो भाग बल्ली नामक करुण का उल्लेख किसमें है? रुमिनी या रुमिंदेई लेक में भाग एवं बल्ली नामक करुण का उल्लेख है। दोस्तों इसमें उद्बलिक शब्द का प्रयोग हुआ। किसका? उद्बलिक, उद्बलिक। तो उद्बलिक शब्द का प्रयोग कहाँ हुआ है? लुम्बिनी में। तो उद्बलिक शब्द का प्रयोग किया जिसका अर्थ है करु से मुक्ति। तो उद्बलिक का अर्थ क्या है? करु से मुक्ति। इसमें अशोक कहता है कि बुद्ध का जन्म स्थान होने के कारण लुम्बिनी से उपज का केवल 8वां भाग लिया जाएगा। कौन सा भाग? 8वां भाग। तो रुमिंदेई लेक में बुद्ध को भगवान या भगवे कहा गया है। तो बुद्ध को भगवान या भगवे किसमें कहा गया? रुमिंदेई लेक में। जॉर्ज ब्यूलर ने इस लेख को अनुवाद किया था। किसने? जॉर्ज ब्यूलर ने। जॉर्ज ब्यूलर है, इसने दोस्तों रुमिंदेई या लुम्बिनी लेक का अनुवाद किया था। तो दोस्तों अशोक का कोई भी लेख है जो असम से नहीं प्राप्त होता है। तो दोस्तों अपन उसके बाद में पढ़ते हैं गुहा लेक। अशोक के जो गुहा लेक अपन को प्राप्त हुए हैं वो पढ़ते हैं गुहा लेक। दोस्तों मौर्यकालीन गुहा लेक है वो बराबर नागार्जुनी पहाड़ियों, सीतामढ़ी गुहा एवं रामगढ़ गुहा से मिलते हैं। तो जो गोवा लेक है ये मौर्यकालीन में कहाँ कहाँ मिलते हैं अपन को? बराबर नागार्जुनी बराबर या नागार्जुनी पहाड़ियाँ, सीतामढ़ी गुहा एवं रामगढ़ गोवा से मिलते हैं। तो मौर्यकालीन गोवा लेक कहाँ से मिलते हैं? बराबर नागार्जुनी पहाड़ियों, सीतामढ़ी गोवा एवं रामगढ़ गोवा से मिलते हैं। तो सभी जो गोवा लेक है इसकी जो भाषा है, इन सब की जो भाषा है वो तो कौन सी है? प्राकृत।
जो अपन को जो मौर्यकालीन जो गोवा लेख मिले हैं उनकी जो भाषा है वो प्राकृत है और लिपि है दोस्तों वो ब्रह्मी लिपि है। तो गोवा लेखों की भाषा कौन सी है दोस्तों? भाषा प्राकृत है और लिपि है दोस्तों वो है ब्राह्मी। तो दोस्तों जो बराबर गोवा है ये बिहार के गया जिले में, कहाँ है? बिहार के गया जिले में ये गुफा आजीवन संप्रदाय को दान देने के लिए बनाई गई। तो बराबर जो गोवा है ये किसके लिए बना गई थी? ये जो आजीवन संप्रदाय है उसको दान देने के लिए बनाई गई थी। ये बिहार के गया जिले के अंदर है। अशोक एवं दशरथ ने आजी को कुल 7 गुफाएं दान दी थी। दशरथ है इसने दोस्तों आजियों कितने गुफाएं दान की थी? 7 है। अशोक के अभिलेखों में दोस्तों बराबर गुफाओं को खिलवित पर्वत कहा गया। कौन सा पर्वत? खिलवित पर्वत है। खिलवित पर्वत किसको कहा गया है? बराबर गुफा को, जो कहाँ मिली है? बिहार के गया जिले के अंदर। दोस्तों अपन एक पढ़ते हैं इन गुफाओं में, एक है सुदामा की गुफा। कौन सी? सुदामा की गुफा। तो दोस्तों जो सुदामा की गुफा है अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 12 वर्ष बनवाई। कब बनाई? अशोक ने दोस्तों अपने राज्याभिषेक के 12 वर्ष में बनाई थी इसको। और सुदामा गुफा सबसे प्राचीन गुफा कौन सी है? सुदामा की गुफा। इसे न्यूग्रोथ गुफा भी कहा जाता है। कौन सी गुफा? न्यूग्रोथ या निग्रोथ गुफा। तो निग्रोथ या न्यूग्रोथ गुफा है किसको कहा जाता है? सुदामा की गुफा को, जो अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 12 वर्ष है उसमें बनाई थी। एक करण चौपड़ है। जो करण चौपड़ गुफा है दोस्तों वो अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 19वें वर्ष बनाई। कौन से? राज्याभिषेक के 19वें वर्ष बनाई थी। कौन सी गुफा? करण चौपड़ है। एक है लोमस ऋषि गुफा। या गुफा। तो दोस्तों इस गुफा का निर्माण दशरथ ने कराया था। तो लोमस ऋषि जो गुफा है इसका निर्माण किसने कराया था? इसका निर्माण कराया था दशरथ ने। एक है विश्व झोपड़ी गुफा। जो विश्व झोपड़ी गुफा है दोस्तों वो अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 12 वर्ष बनाया था। कौन से वर्ष अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 12 वर्ष बनाई? कौन सी? विश्व झोपड़ी गुफा को। दोस्तों जो बराबर की जो पहाड़ियाँ हैं उसमें सबसे प्रसिद्ध गुफा है वो लोमस ऋषि की गुफा है। कौन सी है? लोमस ऋषि की गुफा है। ये सबसे मतलब प्रसिद्ध गुफा है। इसके प्रवेश द्वार पर दोस्तों हाथी स्तूप की पूजा करते हुए दिखाए गए। तो प्रवेश द्वार पर किसकी पूजा की गई है? हाथी स्तूप की पूजा करते हुए दिखाए गए। जो बराबर की चौथी गुफा है मोखरी शासक अनंत वर्मा का लेख मिलता है। तो ये क्वेश्चन बनता है कि बराबर की कौन सी गुफा के अंदर मोखरी शासक अनंत वर्मा का लेख मिलता है? वह है दोस्तों चौथी गुफा। दशरथ ने दोस्तों नागार्जुनी पहाड़ी पर अपने राज्याभिषेक, नागार्जुनी पहाड़ी है इस पे दशरथ है, इसने दोस्तों अपने राज्याभिषेक समय दोस्तों गोपिका गुफा का निर्माण किया। कौन सी गुफा का? गोपिका गुफा का निर्माण किसने कराया दोस्तों? दशरथ ने। अपने राज्याभिषेक के अवसर पर दशरथ ने नागार्जुनी पहाड़ियों पर गोपिका गुफा का निर्माण करवाया था। छत्तीसगढ़ के दोस्तों शेरगुंजा जिले में रामगढ़ की पहाड़ियों में सीतामढ़ी गुफा है एवं जोगीमारा गुफा लेक स्थित। तो ये सीतामढ़ी या एवं जोगीमारा गुफा लेक ये कहाँ है? छत्तीसगढ़ के शेरगुंजा जिले में, छत्तीसगढ़ के शेरगुंजा जिले के अंदर। दोस्तों इसमें सूतनका नामक देवदासी का उल्लेख है। किसका? सूतनका नामक देवदासी का उल्लेख है। तो सूतनका नामक देवदासी का उल्लेख कहाँ है? सीतामढ़ी गुफा में। तो सीतामढ़ी गुफा कहाँ है? छत्तीसगढ़ के शेरगुंजा जिले के अंदर। तो इसमें दोस्तों जो सीतामढ़ी गुफा है वो छत्तीसगढ़ के शेरगुंजा जिले के अंदर है। इसमें सूतनका नामक देवदासी का उल्लेख है जो देवदत्त से प्यार करती थी। तो ये सूतनका है जो देवदासी है ये किससे प्यार करती थी? देवदत्त से। दोस्तों इसमें महत्वपूर्ण यह है कि प्राचीन नाट्य मंच एवं मंदिर वेश्यावर्ती का प्राचीनतम उदाहरण है वो इसी गुफा में मिलता है। तो दोस्तों प्राचीन नाट्य मंच, प्राचीन
नाट्यमंच व वेश्यावर्ती का उल्लेख कहाँ मिलता है? सीतामढ़ी गुफा के अंदर। दोस्तों अपन पढ़ते हैं अशोक की पत्नियां कौन कौन थी। अशोक की पत्नियां, तो दोस्तों अशोक की एक पत्नी का नाम था महादेवी। क्या था? महादेवी। जो ये दोस्तों महादेवी है, ये महेंद्र और संघमित्रा की माँ थी। तो महादेवी की जो पुत्र कौन कौन थे? एक था महेंद्र व एक था संघमित्रा। तो संघमित्रा एवं महेंद्र की जो माँ थी वो कौन थी? महादेवी। एक ही दोस्तों कारुवाकी। कौन? कारुवाकी। ये कारुवाकी दोस्तों ये तीवर की माँ थी। किसकी माँ थी? तीवर की माँ। एक दोस्तों मिलते हैं तिक्ष्य रक्षिता। तिष्य रक्षिता। तो तिष्य रक्षिता है दोस्तों यह अशोक की वो पत्नी थी। तो तिष्य रक्षिता कौन थी? अशोक की वह पत्नी थी जो बौद्ध मतावलंबी नहीं थी, ये बौद्ध धर्म को नहीं मानती थी। इसी कारण दोस्तों बोधि वृक्ष को हानि पहुंची। तो बोधि वृक्ष को हानि किसने पहुंचाई? तिष्य रक्षिता ने। एक दोस्तों पद्मावती। पद्मावती। तो पद्मावती दोस्तों ये कुणाल की माँ थी। कुणाल की माँ। कुणाल की माँ कौन थी? पद्मावती। दोस्तों एक पत्नी का नाम और मिलता है वह है संधिमित्रा। संधिमित्रा। दोस्तों ये जो संधिमित्रा है ये प्रधान महिषी थी। प्रधान महिषी। तो प्रधान महिषी कौन थी? प्रधान महिषी दोस्तों संधिमित्रा थी, जिसकी मृत्यु है दोस्तों संधिमित्रा की वो अशोक के समय ही हो गई थी। फिर ये इसकी मृत्यु हो गई थी तो प्रधान महिषी कौन बनी थी? जो ये तिक्ष्य रक्षिता थी, जो बौद्ध धर्म को नहीं मानती थी। तो राजतरिंगिणी में दोस्तों अशोक के पुत्र जालोक का उल्लेख मिलता है। किसमें मिलता है? राजतरिंगिणी के अंदर। राजतरिंगिणी के अंदर दोस्तों अशोक एक जो पुत्र है, अशोक का जो पुत्र है कौन? जालोक, उसका उल्लेख मिलता है। किसमें मिलता है? राजतरिंगिणी के अंदर। अशोक की एक पुत्री चारुमती थी जो रुमिनदेही यात्रा में अशोक के साथ थी। तो चारुमती अशोक के कौन से यात्रा में अशोक के साथ थी? रुमिनदेही में। दोस्तों दिव्यादान में अशोक के दो भाई मिलते हैं। तो दिव्यादान के अंदर अशोक के दो भाइयों का उल्लेख होता है। किसमें होता है? दिव्यादान में। दिव्यादान में अशोक के दो भाइयों का उल्लेख होता है। कौन कौन का होता है? सुसीम व विक्ताशोक है। विक्ताशोक। तो सुसीम एवं विक्ताशोक है, इनका उल्लेख कहाँ पर मिलता है? अपन को दिव्यादान के अंदर मिलता है। तो दोस्तों अपन पढ़ते हैं अशोक का प्रारंभिक जीवन। तो दोस्तों अशोक है ये बिंदुसार के समय अवंती उज्जैन का उपराजा था। तो अशोक है वो बिंदुसार के समय कहाँ का उपराजा था? वो था दोस्तों उज्जैन या अवंती का। उज्जैन या अवंती का ये उपराजा था। 4 वर्ष सत्ता प्राप्ति हेतु संघर्ष बीते। तो बिंदुसार की मृत्यु के पश्चात 4 वर्ष है वो सत्ता प्राप्ति के लिए संघर्ष हुआ था। सेनली अनुश्रुतियों में अशोक के अपने 99 भाइयों की हत्या कर शासक बना। तो कौन से अनुश्रुतियों में उल्लेख है कि अशोक अपने 99 भाइयों की हत्या कर शासक बना? वह सेनली अनुश्रुतियाँ दोस्तों बौद्ध ग्रंथों में बताया गया है। और इसका जो उल्लेख है ये दोस्तों फायान भी करता है कि अशोक ने 500 स्त्रियों को जिंदा जलवा दिया क्योंकि उन्होंने ये कुरूफ कहा था। दोस्तों अशोक ने राधा गुप्त के कहने पर पाटलिपुत्र में नरक द्वार का या रमणीय बंधन बनाया था। तो अशोक ने दोस्तों क्या किया था? अशोक ने राधा गुप्त के कहने पर दोस्तों पाटलिपुत्र है जो राजधानी थी इनकी, उसमें दोस्तों पाटलिपुत्र के अंदर इन्होंने नरक द्वार या रमणीय बंधन बनवाया। तो दोस्तों अशोक ने राधा गुप्त के कहने पर पाटलिपुत्र में नरक द्वार या रमणीय बंधन बनवाया। तो दोस्तों ये तो पाटलिपुत्र के अंदर जो नगरीय है नरक द्वार था, ये राधा गुप्त ने
अशोक के मतलब अशोक के टाइम बनाया था। तो दोस्तों एक है हवेन सोंग है उज्जैन में, दूसरा नरक के ग्रह बताता है। तो हवेन सोंग है उज्जैन के अंदर, दूसरा नरक ग्रह बताता है। किसने बताता है, कौन बताता है, हवेन सोंग। दोस्तों जो कलिंग युद्ध है, कलिंग युद्ध कब हुआ था दोस्तों, वो हुआ था 261 ईसा पूर्व में। कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व के अंदर कलिंग युद्ध हुआ था। इस युद्ध का उल्लेख दोस्तों 13वें शिलालेख के अंदर है। कौन शिलालेख में, 13वें शिलालेख के अंदर कलिंग युद्ध का उल्लेख है 13वें शिलालेख के अंदर, जो 261 ईसा पूर्व हुआ था। तो अशोक का धर्म परिवर्तन, तो अपन पढ़ते हैं दोस्तों अशोक का धर्म परिवर्तन। दोस्तों सिंहली अनुश्रुतियों में उसे बौद्ध धर्म में दीक्षित करने का श्रेय किसको देते हैं, वो न्यूग्रोथ को देते हैं। किसमें, सिंहली अनुश्रुतियों में। सिंहली अनुश्रुति में बौद्ध धर्म में अशोक को दीक्षित करने का जो श्रेय है वो किसको देते हैं दोस्तों, न्यूग्रोथ को। बौद्ध धर्म ग्रहण करने के बाद 2.5 वर्ष तक बौद्ध है अशोक है वो साधारण उपासक रहा। दोस्तों इति सिंह कहता है कि अशोक ने एक मूर्ति देखी जिसमें बौद्ध भिक्षु की वेशभूषा धारण किए हुए हैं। ये बात कौन कहता है अपन को, इति सिंह क्या कहता है कि इति सिंह ने खुद ने क्या एक बोलता है कि इसने एक ऐसी मूर्ति देखी, इसमें अशोक की ज्ञान की मूर्ति देखी जिसमें वह बौद्ध भिक्षु के वेशभूषा धारण किए हुए हैं। ये की बात कौन कहता है अपन को, इति सिंह कहता है। दोस्तों जो गोबी मरुस्थल है उसमें तुन हयांग नामक मठ के एक गुफा के भित्ति चित्र में अशोक को बुद्ध की मूर्ति व बौद्ध वृक्ष की डाल लंका भेजते हुए दिखाया गया है। किसमें, गोबी मरुस्थल के अंदर है। गोबी मरुस्थल के अंदर दोस्तों अपन को तुन हयांग, गोबी मरुस्थल है, इसके अंदर दोस्तों अपन को तुंग हयांग नामक मठ है। तुंग हयांग नामक कौन सा मठ, तुंग हयांग नामक मठ है। इसके भित्ति चित्र में दोस्तों जो तुंग हयांग नामक जो मठ है इसमें जो भित्ति चित्र है इसमें अशोक को बुद्ध की मूर्ति व बौद्ध वृक्ष की डाल लंका भेजते हुए दिखाया गया है। किसमें दिखाया गया है, तुंग हयांग में। वो अब तुंग हयांग मठ है अपन को कहाँ मिला है, गोबी मरुस्थल के अंदर। दोस्तों बाबरू अभिलेख है उसमें अशोक कहता है कि जो कुछ भगवान बुद्ध ने कहा वैसे ही कहा। किसमें कहा गया, बाबरू लेख। तो दोस्तों बाबरू अभिलेख है, इसमें अशोक क्या कहता है, बाबरू अभिलेख में अशोक कहता है कि जो कुछ भगवान बुद्ध ने कहा है वो सब सही है। मास की लेख में दोस्तों, मास की लेख के अंदर, मास की लेख में दोस्तों समय को बुद्ध उपासक या बौद्ध उपासक का है। तो अशोक है उसने समय को बुद्ध उपासक या बौद्ध उपासक किसमें कहा गया है, मास की अभिलेख में। बुद्ध उपासक या बौद्ध उपासक किसमें कहा गया है, मास की लेख में। बुद्ध उपासक या बौद्ध उपासक किसमें कहा गया, मास की लेख के अंदर। तो दोस्तों अशोक का धम्म एवं धम्म का स्वरूप, तो अशोक का धम्म एवं धम्म का स्वरूप, अशोक का धम्म एवं धम्म का स्वरूप। दोस्तों स्मिथ एवं राधा कुमुद मुखर्जी है, इसने दोस्तों ये कहा है कि सभी धर्मों की साझी संपत्ति थी। तो अशोक का धम्म एवं धम्म का स्वरूप के अंदर दोस्तों स्मिथ व राधा कुमुद मुखर्जी, राधा कुमुद मुखर्जी ने क्या कहा दोस्तों कि जो अशोक धम्म जो धर्म का स्वरूप था वो सभी धर्मों की साझी संपत्ति था। और रोमिला थापर ने दोस्तों ये बात की है, रोमिला थापर ने कहा है कि धम्म है वो अशोक का आविष्कार था। तो धम्म क्या है, अशोक का आविष्कार था जिसे प्रशासनिक हितों को ज्ञान में रखकर किया था। ये किसने कहा था, रोमिला थापर ने। रोमिला थापर ने कहा था कि धम्म है वो अशोक का आविष्कार था जिसे अशोक ने मतलब अपने प्रशासनिक हितों को ज्ञान में रखकर किया था।
ब्रह्मगिरी, सिद्धपुर, जटिंग, रामेश्वर लघु शिलालेख में धम्म का सारांश दिया गया। किसमें धम्म का सारांश कहाँ दिया गया? ब्रह्मगिरी, ब्रह्मगिरी, सिद्धपुर, ब्रह्मगिरी, सिद्धपुर एवं जटिंग, रामेश्वर। दोस्तों अशोक ने अपने 9वें, 11वें, 13 शिलालेख में धम्ममंगल, धम्मदान एवं धम्म विजय की बात की गई है। कौन से में? 9वें में। 9वें में क्या क्या है दोस्तों? 9वें शिलालेख में धम्ममंगल, 9वें में धम्ममंगल है, और 11वें में धम्मदान है, और 13वें के अंदर धम्म विजय का उल्लेख किया गया है, धम्म विजय। तो दोस्तों 9वें अशोक ने अपने 9वें, 11वें, 13वें शिलालेख में 9वें के अंदर धम्ममंगल, 11वें में धम्मदान और 13वें में धम्म विजय की बात करता है। दोस्तों इसने अशोक ने धम्म प्रचार के लिए क्या क्या किया था, इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो दोस्तों अशोक ने कुल 256 रातें जो धम्म यात्रा में व्यतीत किया। तो अशोक ने धम्म यात्रा में कुल कितनी रातें व्यतीत की? 256 रातें। सबसे पहले राज्याभिषेक के 10वें वर्ष, सर्वप्रथम राज्याभिषेक के 10वें वर्ष अशोक है उसने बोध गया। कहाँ गया था? बोध गया। फिर दोस्तों 20वें वर्ष, राज्याभिषेक के 20वें वर्ष लुम्बिनी गया। तो अशोक गया राज्याभिषेक के 10वें वर्ष में बोध गया और 20वें वर्ष लुम्बिनी गया। और दोस्तों अपने तीसरे शिलालेख में युक्त, रज्जुक एवं पारदर्शिक अधिकारियों के कार्यों में 5 वर्ष पर अनुसंधान या प्रशासन द्वारा जोड़ दिया। कौन से शिलालेख में बात की गई है? तीसरे शिलालेख के अंदर। तो दोस्तों अशोक है इसने अपने राज्याभिषेक के 13 वर्ष बाद धम्म महामात्र नामक नवीन प्रशासनिक संवर्ग का गठन किया। अपने राज्याभिषेक के 13 वर्ष बाद धम्म महामात्र अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 13 वर्ष बाद धम्म महामात्र नामक नवीन प्रशासनिक संवर्ग का गठन किया। 5वें शिलालेख में धम्म महामात्र की नियुक्ति का उल्लेख मिलता है। तो ये धम्म महामात्र है, ये 13वें इस अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 13 वर्ष बाद धम्म महामात्र की नियुक्ति की। इसका जो उल्लेख है वो अपन को 5वें शिलालेख में मिलता है। कौन से में? 5वें शिलालेख के अंदर। तो दोस्तों 13वां जो शिलालेख है, कौन सा? 13वां शिलालेख में दोस्तों 13वां शिलालेख के अंदर 5 यवन राजाओं का उल्लेख है। 13वें शिलालेख में 5 यवन राजाओं का उल्लेख है जहाँ धम्म प्रचारक भेजे गए थे। तो धम्म प्रचारक भेजे गए थे, ये कौन से में? 13वें शिलालेख में 5 यवन राजाओं का उल्लेख है तो जहाँ पर धम्म प्रचारक भेजे गए थे। तो 13वें शिलालेख में वर्णित ये 5 शासक कौन कौन से थे? जो 13वें शिलालेख में ये 5 यवन राजा का जो उल्लेख है वहाँ पर धम्म प्रचारक भेजे गए थे, वे शासक थे दोस्तों। ये 5 जो शासक थे वो थे एंटियोक, तुर्मे, अंतिकिन, एक था दोस्तों मग, एक अलिक सुंदर। तो 5 13 शिलालेख, ये जो 13 शिलालेख इसमें वर्णित ये जो शासक थे, ये 5 जो जहाँ पर धम्म प्रचारक भेजे गए थे ये थे अंत्योक, तुर्मे, अंतिकिन, मग और अलिक सुंदर। जो अंत्योक के दोस्तों अपन ऐसे करते हैं, ये तो शासक थे। और ये कहाँ के शासक थे? देश। और शासक की पहचान, मतलब शासक की पहचान अब क्या है? तो दोस्तों जो एंटियोक है ये दोस्तों सीरिया का था। कहाँ का था? सीरिया का। और इस शासक की जो पहचान है दोस्तों एंटियोक की, वो एंटियोकस सेकंड से हुई है। एंटियोकस सेकंड से हुई है। और तुर्मी है दोस्तों, ये मिस्र का शासक था, मिस्र का। और इसकी जो पहचान है वो टोलमी फिलाडेल्फस सेकंड से हुई है। और वो एंटिकिन है,
वो ये मैसिडोनिया का शासक था। कहाँ का शासक था ये? मैसिडोनिया का शासक था। और इसकी जो पहचान है दोस्तों वो एंटीगोनस से हुई है, एंटीगोनस से। और ये मग है दोस्तों, ये एपीरस का शासक था। एपीरस कहाँ पे दोस्तों? सीरिया के अंदर ही पड़ता है। इसकी जो पहचान है वो मगध से हुई थी। और जो अलेक्जेंडर है ये दोस्तों सीरियन का शासक था, सीरियन का, इसकी पहचान नहीं हुई है। तो दोस्तों 13 शिलालेख के अंदर जो 5 यवन राजा उल्लेख है, ये राजा थे एंटियोक, तुर्मिय, एंटिकिन, मग और अलेक्जेंडर। महावंश में उन धर्म प्रचारकों की सूची दी गई है जो तृतीय बौद्ध संगति के बाद देशों में धर्म प्रचारक को गए थे। ये किस में? महावंश के अंदर। महावंश है जो बौद्ध ग्रंथ महावंश के अंदर दोस्तों उन धर्म प्रचारकों की सूची दी गई है जो तृतीय बौद्ध संगति हुई थी ना, 100 के टाइम है तृतीय बौद्ध संगति। तो इस संगति के बाद जो बौद्ध धर्म प्रचार के लिए, जो धर्म प्रचार के लिए जो गए थे ना अलग देशों के अंदर धर्म प्रचारक, उनका उल्लेख कहाँ पे? महावंश के अंदर। तो धर्म प्रचारक में कौन कहाँ गए थे इसके बारे में अपन पढ़ते हैं। तो धर्म प्रचारक तृतीय बौद्ध संगति के बाद में जो धर्म प्रचारक कहाँ गए थे, ये है एक तो धर्म प्रचारक, और ये कहाँ पर गए थे, यहाँ पर लिखते देश। तो दोस्तों एक था मंजिम। तो दोस्तों ये जो मंजिम है ये दोस्तों हिमालय देश के अंदर गया था। कहाँ पे गया था बौद्ध धर्म का प्रचार करने? तृतीय बौद्ध संगति के पश्चात हिमालय देश के अंदर। एक था दोस्तों सोन उत्तरा, सोन एवं उत्तरा। ये दोस्तों ऐसे देश है जो स्वर्ण भूमि देश है, दक्षिण पूर्वी स्वर्ण भूमि के दक्षिण पूर्व में ये ऐसे देशों में ही गए थे दोस्तों। एक था दोस्तों महारक्षित। ये महारक्षित है दोस्तों, ये यवन देश गए थे। कहाँ पे गए धर्म प्रचार के लिए? यवन देश। एक दोस्तों आता है रक्षित है दोस्तों, ये गया था वनवासी। कौन से देश में धर्म प्रचार के लिए गए थे? रक्षित, वनवासी। एक है महाधर्म रक्षित, ये दोस्तों गए थे महाराष्ट्र। उसके पश्चात अपन पढ़ते हैं दोस्तों मंजितिक। के दोस्तों ये कश्मीर एवं गांधार गए थे। कहाँ पे? कश्मीर तथा गांधार। एक है महादेव है दोस्तों, ये महिष मंडल गए थे। कहाँ पे गए थे? महिष मंडल। एक है महेंद्र एवं संघमित्रा, ये दोस्तों गए थे श्रीलंका। कहाँ पे गए थे? लंका। उनको ताम्रपणी भी कहा जाता है। तो दोस्तों 13वें शिलालेख के अंदर अपन को बताया गया था ना कि मतलब 5 धर्म प्रचारक भेजे गए थे। तो ये 5 जो धर्म प्रचारक अपन पढ़े थे, एंटियोक, तुर्मी, एंटिकिन, मग और अलेक्जेंडर। और दोस्तों महावंश में क्या कहा गया था? महावंश में कहा गया था धर्म प्रचार के लिए तृतीय बौद्ध संगति के पश्चात अशोक के टाइम जो धर्म प्रचार गए थे, ये धर्म प्रचार कहाँ गए थे? ये धर्म प्रचार दोस्तों मंजिम नाम का जो था वो गया था हिमालय देश। तो मंजिम कहाँ गया था? हिमालय देश। सोन या उत्तरा कहाँ गए थे? स्वर्ण भूमि के दक्षिण पूर्व, ये ऐसे देशों में आता है। और महारक्षित है दोस्तों, ये गया था यवन देश। महारक्षित कहाँ गया था? यवन देश। और रक्षित है वो कहाँ गया था? वनवासी। रक्षित, वनवासी। महाधर्म रक्षित महाराष्ट्र। मंजितिक कश्मीर तथा गांधार। महादेव महिष मंडल। और महेंद्र संघमित्रा ये लंका। लंका को दोस्तों दूसरा नाम ताम्रपणी भी था। क्या नाम था? ताम्रपणी। तो दोस्तों जो महेंद्र है, ये महेंद्र है दोस्तों, इसको मोगलीपुत्तिस ने बौद्ध धर्म में दीक्षित एवं बौद्ध ग्रंथों को ज्ञान दिया था। तो महेंद्र को महेंद्र है, इस महेंद्र को किसने बौद्ध धर्म का ज्ञान दिया था? मोगलीपुत्तिस ने महेंद्र को बौद्ध धर्म में दीक्षित कर बौद्ध ग्रंथों का ज्ञान दिया था। दोस्तों ये महेंद्र है, ये लंका के राजा तिस को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था। तो लंका के राजा था जो ये लंका, महेंद्र और संघमित्रा कहाँ गए थे? लंका। तो लंका का उस टाइम राजा कौन था? वो तिस था। तो ये तिस है, इसको बौद्ध धर्म में दीक्षित किसने किया था? महेंद्र ने किया था।
और तिस ने देवानाम पीरी की उपाधि धारण की थी। तो तिस ने कौन सी बौद्ध धर्म ग्रहण करके कौन सी उपाधि धारण की थी? देवानापीर्य। तो देवानापीर्य उपाधि किसकी थी? तिस की। और तिस को बौद्ध धर्म दीक्षित किसने किया था? महेंद्र ने। थैंक यू।